न्यूमेरिकल्स करते हुए या न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपने कभी भी अगर उनको प्रैक्टिस करना है, उनको देखना है, तो आप लोगों के पास उनकी समरी शीट्स जो हैं वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, हमेशा आपके पास मौजूद होनी चाहिए। डैट इज़ द कंप्लीट समरी ऑफ डैट हेड ऑफ इनकम, जिसमें हर एक किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो आपको गिवन है, हर एक किस्म की एडजस्टमेंट जो पॉसिबल हैं वो सारी की सारी आपको प्रोवाइडेड है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठें तो आपके पास अगर ये समरी शीट वगैरह पड़ी हुई है तो आपके तकरीबन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इससे इजीली क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। तो समरी शीट्स आपने कोशिश करनी है हर वीकेंड के ऊपर इसको रिवाइज़ करें। आप इसको 2 से 3 दफ़ा कर लेंगे तो आपके लिए मेरे ख्याल से सैलरी में कोई ऐसा रूल नहीं बचेगा जो आपको ना आता हो। तो ये चीज़ जो है ये आप लोगों ने देखनी है, ये चीज़ जो है आप लोगों ने चलनी है, ठीक है। आप लोगों को ये सारे हैंडआउट्स मिल गए हैं। ये अराउंड 18 के करीब क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेट कर रहे हैं। अगर आप ये सवाल कर लेते हैं, आपके पास पास्ट पेपर में कोई 18 क्वेश्चंस हैं जो इन 4 हेड्स ऑफ इनकम में से आए हुए हैं। अगर आप उसमें से देखें तो सबसे जो बड़ा पोर्शन है वो हमारा सैलरी का है, इनकम फ्रॉम सैलरी का। अगर आप इनको कर लेते हैं, आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं, आपको कभी भी न्यूमेरिकल्स में एग्जामिनर जो है वो फेल नहीं कर सकता। बिकॉज अगर ये सवाल पूरा क्वेश्चन अगर सवाल 20 नंबर का है तो सैलरी के जो मार्क्स होंगे वो इसमें से 13 से 14 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके होंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी के होंगे। और आपको पेपर में 3 न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं, जिसमें 2 कौन से होंगे, आपके इनकम टैक्स में से होंगे। और उसमें से पहला सवाल आपका हमेशा 4 हेड्स ऑफ इनकम में से आपको पेपर में आ रहा होता है, जो हमने लेके चलना है। अब फॉर्मेट्स कैसे लिखने हैं, कैसे नहीं लिखने, चीज़ों को कैसे लेके चलना है, रीड कैसे करना है, इस चीज़ को आपने देखे चलना है। आपके पास होगा हैंडआउट्स, इनके ऊपर आप मार्क करते हैं, साथ साथ रीडिंग डेवलप करनी है। रीडिंग करनी कैसे, ये चीज़ आपने सीखनी है, बिकॉज रीडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देखना कि उसने क्या हमसे रिक्वायर किया, उसने क्या हमसे पूछा, क्या हमसे मांगे, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि वो हमसे पूछ कुछ रहा होता है, हम उसका बता कुछ रहे होते हैं और हमारे मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। तो रीडिंग अपनी अपनी अच्छी करनी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए। तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी रिक्वायरमेंट से शुरू करें, ज़रा पढ़ें क्या कहता है वो। रिक्वायरमेंट है इसकी, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। आपने इसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है और टैक्स लायबिलिटी जो है जुल्फ़कार की वो क्या करनी है, आपने कैलकुलेट करनी है। अब जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करने बैठेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, आपने उस बंदे की जो प्रोफाइल है वो लिखनी होती है। अब इसका नाम क्या है, मिस्टर जुल्फ़कार। इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, टैक्स ईयर कौन सा है हमारा, जो सवाल में गिवन है हमने वही टैक्स ईयर जो है वो लेके चलना है। अब सवाल में टैक्स ईयर कौन सा गिवन है, 20x8 है, तो हम भी क्या ले लेंगे, 20x8 हमारा टैक्स ईयर जो है वो कंसीडर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट उसने हमसे क्या पूछी है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो हम वही देंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। और हमें पता है कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स में हमेशा 2 कॉलम्स बनाएंगे और वो लेके चलेंगे। इस पर एक ही हेड है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो हमारा इसमें आ जाएगा। अभी हमने लिख लिया। अब इसमें हमने क्या करनी है, सारी अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लेस करती जानी है। अब सवाल पढ़ते हैं, कहते हैं मिस्टर जुल्फ़कार अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ मिर्ज़ा पेट्रोलियम लिमिटेड रिटायर ऑन 31 मार्च। कब रिटायर हो गया, 31 मार्च। इसका मतलब है सवाल पढ़ते हुए मुझे पता होना चाहिए इसका 12 महीने का डाटा कैलकुलेट अब नहीं हो रहा। हम स्टार्ट करेंगे जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
सारा क्या होगी कैलकुलेशन 9 महीने की होगी। तो हम जब पेपर में आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम आप पढ़ें, आप लिख दें वहाँ पे, बेशक हाईलाइट कर लें कि डाटा जो है वो किसका होगा, 9 मंथ्स का होगा जो हम लेकर चल रहे होंगे। कहता है द डिटेल्स ऑफ मिस्टर जुल्फ़िकार इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून आर गिवन बिलो। जो उसकी डिटेल्स हैं वो उसने हमें ये गिवन की हैं। कौन कौन सी हैं? बेसिक सैलरी है, ये पर मंथ है, इसको हम लेके चलेंगे 2,80,000 पर मंथ। अब ये 9 मंथ का डाटा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे। मेडिकल अलाउंस, और मेडिकल अलाउंस पढ़ते साथ ही हमने क्या करना है, इसको हाईलाइट कर देना है, बिकॉज अगर मेडिकल फैसिलिटी गिवन हुई अलाउंस का ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, अगर मेडिकल फैसिलिटी गिवन ना हुई तो अलाउंस का ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आप पेपर में बैठे हुए आई कैब के हॉल में आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ते साथ ही क्या करना है, आप लोगों ने इसको हाईलाइट कर लेना है, बिकॉज आपने मेडिकल फैसिलिटी जो है वो तलाश करनी है। उसके बाद यूटिलिटीज अलाउंस है, मल्टीप्लाई बाय 9, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मल्टीप्लाई बाय 9। उसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। उसको जो अकोमोडेशन दी गई है उसकी उसने मार्केट वैल्यू हमें गिवन कर दी है, वो कितनी है, 1,20,000 है। कहते हैं ये तो उसने हमें उसकी बेसिक्स गिवन कर दी। एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जुल्फ़िकार टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख इज़ टू बी बोर्न बाय MPL। वो कहता है जब मिस्टर जुल्फ़िकार का टैक्स कैलकुलेट होगा तो उसका टैक्स कैलकुलेट करते हुए 2 लाख रुपए तक का टैक्स जो है वो कौन पे करेगा, उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा। अब आप खुद बताएं, अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है, आपका टैक्स किसकी लायबिलिटी है, किसने पे कर दी, तो बेनिफिट है ये क्या होगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद है ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिसीव ग्रेचुटी ऑफ ₹2.6 मिलियन फ्रॉम अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड मेंटेन्ड बाय MPL। उसको अनअप्रूव्ड क्या मिली है, ग्रेचुटी भी मिली है। ही इज़ रिसीविंग पेंशन अमाउंटिंग टू ₹50,000 पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। और उसे क्या मिली है, 50,000 पर मंथ से पेंशन भी मिलना शुरू हो जाएगी जब से वो रिटायर हो जाएगा। तो ये उसने हमें डाटा गिवन किया है। अब ये सारे रूल्स, सारी बातें हमने क्या की हैं, डिस्कस की हुई हैं। अब इसको हमने क्या करना है, न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या आ रही है, सबसे पहले बेसिक सैलरी वो कितनी है, 2,80,000 पर मंथ है, और डाटा कितने मंथ्स का है, 9 मंथ्स का है। हम इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे। उसके बाद इसने मेडिकल अलाउंस दी है, मेडिकल फैसिलिटी तो हमें गिवन ही नहीं है, इसका मतलब अलाउंस जो होगा ट्रीट वो एज पर नॉर्मल रूल्स होगा। तो हम ले लेंगे मेडिकल अलाउंस कितने, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसमें से लेस करवा देंगे हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मेरे पास ये भी जवाब आ जाएगा। मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यूटिलिटीज अलाउंस वो भी कितना है, 45 × 9। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कितना है, 25,000 × 9। चलो बताएं क्या आता है जवाब, 280 × 9 क्या बनेगा, 2520,000, 2520,000। फिर मेडिकल अलाउंस बताएं कितना बनता है, 405,000। इसमें से 10% ऑफ सैलरी लेस करवाना है, कितना बनेगा, 252,000। लेस करवाने के बाद रिमेनिंग कितना बनता है, 153,000 हम क्या कर देंगे, आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। फिर यूटिलिटीज अलाउंस कितना आ जाएगा, 4,05,000, ये भी ऐड हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कितना आ जाएगा, 2,25,000, ये भी हम क्या कर देंगे, आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। तो जिसने हमें सारा कुछ गिवन किया वो हमने यहाँ पे लेके ऐड कर दिया। उसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। उससे हमने क्या प्रोवाइड की है, अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की है। अब अकोमोडेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं उसका रूल क्या होता है, हम लेते हैं 45% ऑफ
बेसिक सैलरी और एनुअल नेटिंग वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पे इसने हमें कितनी गिवन की है फेयर मार्केट वैल्यू? 1,20,000 गिवन की है, हम वो ले लेंगे। और 45% ऑफ बेसिक सैलरी कितना बनता है? 11,3,4,000। हायर लेंगे तो हायर क्या आ रहा है? 11,34,000 आ रहा है। तो हम ये क्या कर देंगे, इसकी इनकम में ऐड कर देंगे। तो रूल वही है जो आपने सीखा है, वो हम क्या करेंगे, इसको लेके चल रहे होंगे। उसके बाद उसने कहा है कि 2 लाख तक का टैक्स जो है वो कौन पे करेगा? वो एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा। तो वो 2 लाख का टैक्स आपका ही बेनिफिट है, आपकी लाइबिलिटी से एम्प्लॉयर ने पे कर दी है। तो जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर होगा वो भी आपकी सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इतना 2 लाख का, तो वो आप 2 लाख यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद वो कहता है कि उसको पेंशन मिल रही है। पेंशन क्या होगी? पेंशन हमने पढ़ा है, पेंशन क्या है आपकी? हमेशा एग्जेम्प्ट है। फिर इसे क्या मिला है? अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी मिली है। तो अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी का हमने रूल पढ़ा था कि जो हमें अमाउंट मिलती है वो कितनी मिली है इस दफ़ा? 2,660,000। इसमें से हम लेस करवाएंगे कितनी? ₹75,000 और 50% ऑफ अमाउंट जो लोअर है वो लेस करेंगे। तो लोअर कितनी है? 75,000 ही है, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। रिमेनिंग कितना बनता है? 2,585,000 यही बनती है। तो ये अमाउंट क्या हो जाएगी? इसकी इनकम में ऐड हो जाएगी अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी से। कितनी है? 2,585,000 2,585,000। इसको जमा कर लें, टोटल इनकम से कितनी आती है बताएं? इसका सम अप कर लें, इसकी टोटल इनकम कितनी बनती है? 7,222,666। पक्की बात है? कोई और भी कंफर्म कर लें, हमें इसके सारा हमारा गलत हो जाएगा। बताओ कितनी बनती है? इज दैट क्लियर? तो ये उसने कहा था टैक्सेबल इनकम निकालनी है, यही इसकी क्या हो जाएगी? पहली रिक्वायरमेंट टैक्सेबल इनकम की, वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे कि ये क्या है, इसकी टैक्सेबल इनकम है। अब हमने क्या करनी है? इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। हमने कौन से रेट्स लगाने हैं? सैलरीड के नॉन सैलरीड के? क्यों? बिकॉज इसके पास सैलरी के अलावा कोई दूसरी इनकम है ही नहीं, तो हम कौन से लगाएंगे रेट? सैलरी के। तो ये जाएगा मेरे ख्याल से लास्ट स्लैब में। ज़रा बताएं स्लैब क्या लगती है? 2955,000। स्लैब कौन सी फॉल करिए? रेट खोलें। 6 मिलियन से अबव है, दिखाओ यहाँ पर। 6 स्लैब में फॉल कर रहे हैं। वो जो है उसमें क्या होगा कि इसमें से हम लेस करवाएंगे 6 मिलियन जो उसका बेस वैल्यू बन रही है। इसके ऊपर इसका टैक्स बनता है 1,005,000 और जो एक्सीडिंग अमाउंट आई है वो कितनी आई है? 1,222,000। इसमें से हम कितना करना है? 32.5% हमने पे करना है। बताएं क्या बनता है टैक्स? 1,402,150 ये है 397,150। 397
इसको जमा करें, क्या बनता है 1402। ये है इसकी टैक्स लायबिलिटी। इसका टैक्स कितना बनेगा 14,02,150। इसमें से एम्प्लॉयर ने क्या मैं कितना पे करूँगा वो हम लेस कर देंगे। टैक्स पेड या बोर वो कितना है 2 लाख। इसका टैक्स पेबल कितना आ जाएगा 1,202,150। ये अमाउंट जो है वो क्या करेगा मिस्टर जुल्फ़कार जो है वो पे कर रहा होगा। तो जो उसने हमें डाटा गिवन किया वो यहाँ पे हमने प्लेस किया और जो रेलेवेंट वैल्यू आती है वो हमने कैलकुलेट कर ली। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर लें नोट जी, कर लें, जल्दी कर लें। आप बाद में तस्वीर ले लिया करें। आपने स्लैब रेट लगाया है, 6 स्लैब में फॉल किया है, वो रेट लगाया, आपका टैक्स आ गया। उसमें से 2 लाख जो है वो एम्प्लॉयर ने पे किया, वो लेस किया, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप पे कर रहे हैं। वो टेबल वाले जो पेपर में आपको हमेशा गिवन होते हैं। बता दूँ स्लैब रेट लगाया भाईजान, स्लैब रेट की देखा क्या लिखा हुआ है, तो 6 मिलियन लेस नहीं करेंगे, उससे ओवर एंड अबव की अमाउंट नहीं निकालनी हमने कितनी बनती है, तो डैट्स वाई। उसके नीचे करना जगह ही मेरे पास नहीं है थी, उसके नीचे ही करना जगह नहीं थी मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें, निकालें ज़रा। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिस पे उसने रूल्स जो हैं थोड़े ज़्यादा डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। आपने टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है,
और टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है बाय मिस्टर ज़मीर अंसारी फॉर द टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 2023 के लिए। टैक्सेबल इनकम बतानी है, टैक्स लायबिलिटी बतानी है, और जो टैक्स पेएबल है वो हमने क्या करना है, इसका कैलकुलेट करके देना है। ओके, कहते हैं जी सवाल में मिस्टर ज़मीर अंसारी इज़ वर्किंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन विम्पी प्राइवेट लिमिटेड। विम्पी प्राइवेट लिमिटेड में क्या कर रहा है, एज अ CEO के तौर के ऊपर वो काम कर रहा है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम एंड रिसीट्स जिनका टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 2023 में इसकी इनकम की उसने हमें इंफॉर्मेशन गिवन की है। हिज मंथली कैश रेम्यूनरेशन इज़ एज फॉलो, उसकी जो मंथली सैलरीज हैं वो ये है, बेसिक सैलरी पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेडिकल अलाउंस है, पढ़ेंगे क्या कर देंगे, स्टार कर देंगे, यूटिलिटीज़ अलाउंस है, ये क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। कहते हैं इन एडिशन टू द अबव, इनके अलावा ही वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बेनिफिट्स इन अकॉर्डेंस विद हिज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने उसको ये बेनिफिट्स दिए हैं। कौन सा है, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जरी लिमिटेड टू ₹1.5 मिलियन पर एनम। अब ये मेडिकल अलाउंस गिवन किया और साथ ही उसने क्या कर दी है, मेडिकल फैसिलिटी भी गिवन कर दी है, और जो फैसिलिटी है वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट गिवन की गई है, इसलिए ये फैसिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और ये मेडिकल अलाउंस जो है ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। पेपर पढ़ते हुए ये वहाँ पे हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको रूल्स वगैरह के ऊपर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद है जी पेमेंट ऑफ हिज चिल्ड्रन स्कूल फ़ी 15,000 पर मंथ, द फी इज़ डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द स्कूल बैंक अकाउंट। बेनिफिट है, क्या करेंगे, 15 × 12 सैलरी में ऐड कर देंगे। फिर है रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, फ्री में उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी है ऑन 1000 स्क्वायर यार्ड, द अकोमोडेशन इज़ लोकेटेड विद इन द म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफ कराची। अब यहाँ पे उसने आपको फेयर मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं की, हम क्या करेंगे, जस्ट 45% ऑफ लेंगे बेसिक सैलरी, जो बेनिफिट होगा वो सारे का सारा अकोमोडेशन का ऐड कर देंगे। उसके बाद 2 कंपनी मेंटेन्ड कार्स, 2 कंपनी गाड़ियाँ दी गई हैं। वन ऑफ द कार वॉज परचेज बाय WPL फॉर ₹3 मिलियन, एक गाड़ी WPL ने कितने की परचेज़ की थी, 3 मिलियन की, एंड इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस यूज़। हमें पता है कि अगर ऑफिशियल यूज़ के लिए गाड़ी दी जाए उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, हमारा इग्नोर हो जाएगा। फिर द सेकंड कार वाज ऑब्टेन्ड ऑन लीज ऑन February 1, 2017, लीज पे गाड़ी ली है यकम February 2017 को। जैसे लीज का वर्ड पढ़ेंगे तो रेलेवेंट क्या होना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू। अब वो बोथ पर्पस के लिए गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, और ये कब गाड़ी की वैल्यू क्या थी, 1.8 मिलियन थी जो इसने हमें प्रोवाइड की है। तो 1.8 मिलियन का क्या लेंगे, 5%, और फेब में दी गई है, तो फेब नहीं, हमारा टैक्स ईयर 2023 है, इसका मतलब ये साल का पूरा ही बेनिफिट जो है वो आ रहा होगा। उसके बाद लीव इन कैशमेंट अमाउंटिंग टू ₹1 लाख वॉज पेड टू मिस्टर ज़मीर ऑन July 5, 2023। 5 जुलाई को हमने उसको लीव इन कैशमेंट दे दी है, ये क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। रीज़न क्या इसके इग्नोर होने की, टैक्स ईयर के बाद पेमेंट हो रही है, हमारा टैक्स ईयर ख़त्म हो जाएगा 30 जून 2023 को। इसको हम कब रकम पे कर रहे हैं, 5 जुलाई 2023 को, जो नेक्स्ट टैक्स ईयर से बिलोंग कर रही है। और सैलरी किसके ऊपर टैक्स होती है, रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स हो रही होती है, इसलिए ये जो लीव इन कैशमेंट है वो इस साल का पार्ट नहीं बनेगी, बल्कि अगले साल का पार्ट बन रही होगी। तो इस साल में क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। तो उसने जब मर्जी गाड़ी लीज पे ली, हमें से क्या, आपको तो गाड़ी अब दी है ना उसने, हमारा टैक्स देखना है ना हमने, हमारा टैक्स ईयर कौन सा है, 23 है, इसमें गाड़ी मेरे पास पूरी अवेलेबल है। उसने गाड़ी ली 17 में ली है, 18 में ली है, वो रेलेवेंट मेरे लिए नहीं है। अगर एक टैक्स ईयर 23 होता और उसने गाड़ी 23 में ही लीज पे ली होती, फिर मैं ले जाता, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। उसके बाद है किसका, ऐड सैलरी में। पॉइंट नंबर C, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। मिस्टर ज़मीर had received
15,000 शेयर्स ऑफ WPL ऑन 1 दिसंबर 2020 अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। 1 दिसंबर 2020 को इसको 15,000 शेयर्स मिले थे अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ही हैड द ऑप्शन टू ट्रांसफ़र द शेयर ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022। उसको कब हमने दिया कि 1 जनवरी 2022 के बाद वो शेयर्स को बेच सकता है। मतलब शेयर्स कौन से हैं? रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं जो हमने कल बात की थी। हाउएवर ही सोल्ड ऑल शेयर्स ऑन अप्रैल 2000, इसको वो कर दें आप 23 अप्रैल 2023 कर दें ताकि सही हो जाए। फेयर वैल्यू जो है थी वो उसने हमें गिवन की है। 1 दिसंबर को ये है, 1 जनवरी को ये है और 1 अप्रैल को ये है। ये इसने हमें गिवन कर दिया। एम्प्लॉय शेयर स्कीम का ट्रीटमेंट क्या होगा अभी देखते हैं। और एंड पे इसने हमें बता दिया कि इसकी सैलरी में से जो हमने टैक्स डिडक्ट किया हुआ है एडवांस टैक्स, वो कितना है? 6,50,000 रुपये का टैक्स हमने इसकी सैलरी में से डिडक्ट किया हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल पास पेपर में 20 नंबर का है, जिसमें से इसके बाद एक एडजस्टमेंट कैपिटल गेन की है, सवाल पूरा हो जाता है। तो उस 20 नंबर के न्यूमेरिकल में से सारा किसका ट्रीटमेंट है? सैलरी का ट्रीटमेंट है, जो अभी हमने पढ़ी है, जो हमने यहाँ पे अब करना है। इसको रीड कर लें, इसको फिर जल्दी से सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पर प्रॉपर सॉल्व नहीं करवाऊँगा, 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे विद प्रॉपर फॉर्मेट, बाकी फिर हम एडजस्टमेंट्स के ऊपर मूव हो जाएंगे कि एडजस्टमेंट वाइज डिस्कस करेंगे। ज़रा बताएं एम्प्लॉय शेयर स्कीम को सोचो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। एम्प्लॉय शेयर स्कीम को ज़रा सोचें क्या ट्रीटमेंट होगा। नाम है मिस्टर ज़मीर अंसारी। मिस्टर ज़मीर अंसारी रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है। टैक्स ईयर क्या है हमारा? सवाल की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। 2 कॉलम्स में गिरना है हमने। इसके पास सैलरी है, देख लेते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए जी आ जाए। सवाल पढ़ते हुए हमने काफ़ी कुछ हाईलाइट कर लिया था, आप पेपर में कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी क्या आ जाएगी? बेसिक सैलरी कितनी है? 2 लाख पर मंथ। 2 लाख इंटू 12 कितना बनेगा? 24 लाख। ये हम इस कॉलम में ऐड कर देंगे। उसके बाद है मेडिकल अलाउंस, और वो हमने ये हाईलाइट कर ली है, वो टोटली टैक्सेबल है। तो मेडिकल अलाउंस कितना है? 30,000। 30,000 इंटू 12, 3,60,000 जो है वो हम क्या कर लेंगे? आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। उसके बाद यूटिलिटीज़ अलाउंस कितना है? 10,000 पर मंथ है, तो हम यूटिलिटीज़ अलाउंस भी क्या करेंगे? आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। 10,000 इंटू 12 कितना बनेगा? 1,20,000। ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस है, एग्जेम्प्ट है, ये इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, बट पेपर में लिखना है हमने। पेपर में जो चीज़ एग्जेम्प्ट होगी वो हमने वो भी शो करनी होती है। तो मेडिकल इंश्योरेंस क्या है? एग्जेम्प्ट है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। एग्जेम्प्ट क्यों है? बिकॉज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। फिर स्कूल फ़ी है। स्कूल फ़ी कितनी है? 15,000 इंटू 12, 1,80,000। ये भी बेनिफिट है, ये सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो रहा होगा। उसके बाद अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, और अकोमोडेशन की हमें यहाँ पे रेंट की वैल्यू गिवन नहीं की। अकोमोडेट तो किया जा रहा है, बट अकोमोडेशन की जो रेंट की वैल्यू है वो इसने हमें गिवन नहीं की। तो हम क्या करेंगे? सिंपल हम रूल लगा लेंगे, डैट इज़ 45% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी कितना बनता है? 10 लाख 10800000 ये आपने ऐड करना है।
उसके बाद है गाड़ियाँ। अब एक गाड़ी ऑफिशियल यूज़ के लिए है, कार लिख लेते हैं, ऑफिशियल यूज़ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बोथ पर्पज़ का ट्रीटमेंट ले लेंगे। गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी 1.8 मिलियन और इस टैक्स ईयर में तो पूरा अवेलेबल रही है। 5% लेंगे 90,000 बनेगा और ये क्या हो जाएगा हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद लीव इनकैशमेंट क्या ट्रीटमेंट है? लीव इनकैशमेंट यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको पेपर में रिक्वायरमेंट आ जाए कि जो सी चीज़ आप एक्सक्लूड कर रहे हैं या जो सी चीज़ आप डिसअलाउ कर रहे हैं उसकी रीज़न क्या है, तो फिर क्या बताएंगे? हाँ, देखिए कि सैलरीज जो है वो रिसीट बेसिस पर टैक्स होती है, ये नेक्स्ट ईयर रिसीट हो रही है, डैट्स वाई इसका पार्ट ये नहीं बनेंगे। उसके बाद है एम्प्लॉय शेयर स्कीम पे चलते हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम की बात करते हैं। कहते हैं जी मिस्टर ज़मीर हैड रिसीव 15,000 शेयर्स ऑन 1 दिसंबर 2020, मतलब टैक्स ईयर 2021 में इसको शेयर्स मिले थे। ठीक है, हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 2023। ये शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 22 को, ख़त्म होगा 30 जून 23 को। मैंने सिर्फ देखना है कि इस पीरियड में मुझे कौन सा बेनिफिट जो है वो रिसीव हो रहा है, सिर्फ मैंने इसको कैलकुलेट करना है। अब इनकी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कब हो रही है? क्या वो इस साल से रिलेट कर रहे हैं? इस साल से तो रिलेट नहीं कर रहा। इस साल सिर्फ एक चीज़ रिलेट कर रही है, जो उसने क्या किए हैं, शेयर्स को बेच दी है। अब एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है, हाँ जी, इसने क्या किया है, शेयर्स को बेच दिया है। शेयर्स को बेचना रिस्ट्रिक्शन के बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड नहीं हो रहा होगा। अब इसका क्या मतलब, इसका सैलरी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। इसकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ यही थी, इसका सम कर लें तो आपके पास इसकी आ जाएगी टोटल सैलरी कितनी बनती है। इसकी टोटल सैलरी कितनी बनती है? 4,230,000, ये आ गया। अब इसने शेयर्स डिस्पोज किए हैं, वो इसके शेयर्स कहाँ जाने हैं? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो हम यहाँ पे उसका डिस्पोजल यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कल हमने स्टेप नंबर 3 में ये लिखा था कि कैसे गेन निकालने, देखा था, वो थी फेयर मार्केट वैल्यू एट डिस्पोजल। उसने हमें गिवन किया है कि जिस दिन आपने डिस्पोज किए हैं वो था 1 अप्रैल 2023। उस दिन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 48 रुपीज़ पर शेयर था। तो आप लिख लेंगे 48 इंटू 15,000, आपके पास क्या आ जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है, कितनी बनती है बताएं ज़रा? 720, 7,20,000 है शेयर्स की वैल्यू। इसमें से हमने लेस करना है शेयर्स की कॉस्ट। इसने 15,000 शेयर्स कितने के लिए थे? 35, क्योंकि उसने हमें कोई अमाउंट बताई नहीं ना, तो हम यहाँ पे क्या ज्यूम कर लेंगे? फेयर वैल्यू ज्यूम कर लेंगे, उसी ऊपर नहीं होंगे। तो कितनी बनेगी कॉस्ट? 5 टू। अब चूंकि इसको ये शेयर्स अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम दिए होंगे, तो जब इन शेयर्स की रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई होगी उस साल सैलरी में बेनिफिट भी तो ऐड किया होगा, जो हमने कल पढ़ा था। तो वो बेनिफिट भी हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करवा रहे होंगे। वो बेनिफिट वैसे सिंपल निकाल सकते हैं। आपको जब रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई थी उस दिन शेयर की वैल्यू कितनी थी? 42। आपको शेयर्स कितने पे दिए गए थे? 35 के ऊपर। इसको मल्टीप्लाई करें 15,000 से, बताएं क्या जवाब आता है? 105। ये बेनिफिट था जो आपको एम्प्लॉय शेयर स्कीम में आपने चार्ज किया था। तो आप यहाँ पे लेस करवा दें 1,05,000 को, तो आपके पास गेन आ जाएगा। कितना बनता है बताएं?
गेन कितना बनेगा? 90,000 आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ जाएगा। आप इसको जमा कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम। कितनी बनेगी? 4320,000 ये इस बंदे की टैक्सेबल इनकम बन रही होगी। ठीक है। 35। उसने हमें गिवन नहीं किया कि किस वैल्यू पे दिए गए हैं, तो उसने हमें गिवन किया फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट की जब शेयर अलॉट किए गए हैं, तो हमने यही अजूम किया कि फेयर मार्केट वैल्यू पे शेयर दिए गए हैं। अदरवाइज़ वो गिवन करता है हमेशा क्या है और क्या नहीं है। हमारे पास इनकम आ गई। अब हमने क्या करनी है, इसकी टैक्सेशन करनी है। सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है? कैसे फैसला किया? इसमें सैलरी भी है, इसमें कैपिटल गेन भी है। आप कैसे कह सकते हैं कि सैलरीड है विदाउट कैलकुलेशन? टोटल सैलरी को टोटल इनकम पे डिवाइड करो, बताओ आंसर 75% से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। आ रहा है यार, मैं कंफ्यूज हो रहे। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। सैलरीड है, रेट लगाना है, किस स्लैब पे फॉल कर रहा है बताओ? किस स्लैब पे फॉल कर रहा है? दिखाओ। नहीं, आप लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं है। 5th स्लैब में फॉल कर रहा है। इसमें है कि 36 लाख से अगर ऊपर अमाउंट होगी तो उसके ऊपर हम कितना टैक्स पे करेंगे? 25% पे कर रहे होंगे। तो 36 लाख के ऊपर फिक्स टैक्स इसने कितना बताया हमें? 4,05,000। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी आई है? 4 3 7 20। इसका हमने क्या लेना है? 25% लेना है। कितना बनता है बताएं ज़रा? 180,000। वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बताएं इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? ये क्या है, इसकी कितनी आ रही है? टैक्स लायबिलिटी कितनी? 5,85,000। ये इसकी लायबिलिटी है। सवाल की रिक्वायरमेंट में सेकंड था कि आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है। हमने टैक्सेबल इनकम भी बता दी है, हमने टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करके बता दी है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? टैक्स पेएबल। इसका मतलब इस टैक्स लायबिलिटी में से जो इसका एडवांस टैक्स कटा हुआ है ना, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। अब उसने हमें बताया है कि इसकी सैलरी में से ऑलरेडी कितना टैक्स हम कटवा चुके हुए हैं? 6,50,000 का टैक्स हम डिडक्ट करवा चुके हुए हैं, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। तो ये तो हमारे पास टैक्स रिफंड आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे जी टैक्स विद होल्डिंग टैक्स। यार कितना आएगा? 65,000 जो है ये हम रिफ़ंड डिमांड कर लेंगे। कहेगा जी टैक्स मेरा इतना बनता था, आपने काट इतना लिया है, बाकी जो है वो मुझे आप अमाउंट वापस कर दें। जी जनाब। क्या गए? तो भाई वो किस ईयर में हो रही है? टाइम देखो। आपका टैक्स ईयर कौन सा है? आपने अपना टैक्स ईयर कैलकुलेट करना है कि उसकी डेट देखनी है। हमारे टैक्स ईयर में रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 3, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको आया हुआ है इनकम टैक्स में से। इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द टैक्स टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स क्या कह रहे हैं? आपको शेयर किस पे दिए थे? 35 के ऊपर। जब अपलिफ्ट टू या रिस्ट्रिक्शन तब क्या वैल्यू थी? फेयर मार्केट वैल्यू 42। तो वो कर बेनिफिट निकाल लिए।
क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखते हैं। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल या रिफंडेबल बाय मतीन फॉर टैक्स ईयर 2023। टैक्स ईयर कौन सा है हमारा? 2023 है। इसके लिए सारा हमने ये कैलकुलेट करना है। अच्छा क्वेश्चन है वाला, इसकी एडजस्टमेंट्स मज़े की हैं, देखिएगा ज़रा। कहता है मतीन वॉज एम्प्लॉयड विद मेलोडी लिमिटेड एज एन इवेंट ऑर्गेनाइज़र। वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र के तौर के ऊपर क्या कर रहा था? मेलोडी लिमिटेड में काम कर रहा था। ऑन 30 जून ही रिज़ाइंड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट। 30 जून 2022 को उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है थी उससे इस्तीफ़ा दे दिया विदाउट कंप्लीशन ऑफ नोटिस पीरियड कंप्लीट किए बिना ही। अब इसको फ़ाइन पड़ा होगा लाजमी। ऑन 1 जुलाई 2022 ही ज्वाइंड एन अदर कंपनी रॉकस्टार लिमिटेड एज अ सीनियर इवेंट ऑर्गेनाइज़र। उसने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली। कहते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल टू हिज असेसमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2023। टैक्स ईयर 2023 की ये इन्फॉर्मेशन जो है उसको हमने क्या की है? अवेलेबल की है। क्या? ऑन 1 जुलाई 2022 RSL जो उसका नया एम्प्लॉयर है उसने 2,80,000 पे किया टू ML उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर को एज अ कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व नोटिस पीरियड बाय मतीन। इसने अमाउंट पे करनी थी, इसको जुर्माना हुआ था, इसका जुर्माना किसने पे कर दिया? इसके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। तो ये क्या होगा? 2,80,000 टैक्सेबल है, इसकी हम सैलरी में ऐड कर देंगे। और आपको बताया भी था जब हम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में बात कर रहे थे कि कोई भी आपकी रकम आपको पे कर दी जाए या आपके बिहाफ पे किसी को पे कर दी जाए, अगर आप जॉब स्विच करके आ रहे होते हैं तो वो क्या होगा? आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी। अब ये 280 का बेनिफिट आपको दिया गया, ये आपको नोटिस था, लेकिन नोटिस था बाय प्रीवियस एम्प्लॉयर, जहाँ से आपको तोड़ के लाया गया उसको पे में कर दिया, तो बेनिफिट आपका है। आपकी सैलरी में क्या कर दिया जाएगा? ये ऐड कर दिया जाएगा। फिर ऑन 15 सितंबर 2022 मतीन रिसीव अ ग्रेचुटी ऑफ ₹350,000 फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेंटेन्ड बाय ML। ही रिसीव 150 एज अ लीव एनकैशमेंट, और उसको 150 क्या मिला है? एज अ लीव एनकैशमेंट भी मिला है। तो ग्रेचुटी अनअप्रूव्ड है। क्या रूल है? 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट, जो लोअर अमाउंट है वो लेस करवा देंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगी। और इसको लीव एनकैशमेंट का 1.5 लाख भी मिला है बाय प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो ये उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये जो पॉइंट नंबर A और B है ये बेनिफिट्स हैं फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर। पॉइंट नंबर C की बात करें, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट विद RSL जो उसका नया एम्प्लॉयर है, मतीन वॉज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023। ये उसको बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। कौन से? बेसिक सैलरी ऑफ ₹2,45,000 पर मंथ एंड यूटिलिटीज़ अलाउंस ऑफ ₹21,000 पर मंथ। सैलरी कितनी है? 2,45,000। यूटिलिटी अलाउंस कितना है? 21,000 पर मंथ। टोटली टैक्सेबल होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। उसके बाद है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 15% ऑफ बेसिक सैलरी, कि उसको हमने कहा है कि जो तुम्हारी टोटल सैलरी होगी बेसिक, उसका 15% तक हम तुम्हें क्या कर दिया करेंगे? रीइंबर्स कर देंगे। और ये अंडर द एम्प्लॉयमेंट है। उसने फिर आगे कहा है कि एंड 250,000 ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस ऑफ हिज डॉटर were made after procuring hospital bills showed the NTN of the hospital and those bills were also attested and certified by RSL। 2.5 लाख हमने उसको वापस कर दिया उसकी बेटी की चार्जेस के ऊपर, जो तमाम बिल थे वो अटेस्टेड थे, सब कुछ उसके ऊपर है था। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ को हमने प्रोवाइड कर दी है। अब हमने देखना है कि ये मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम्प्ट है कि नहीं है, उसको हमने देखना है। फिर कहते हैं फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट अ पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी वॉज प्रोवाइडेड टू मतीन एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹25,000। 2 महीने के लिए उसको हमने पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, जिसका रेंट कितना पे किया जा रहा था? 25,000 पर मंथ। वो सिर्फ इसको अगर दी जा रही है तो टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जाम्प्ट क्यों होगी? ये ऑफिस का काम है, पिक एंड ड्रॉप ऑफिस का काम है। ये काम
घर से ऑफिस लेके जाना, ऑफिस से घर लेके जाना, इसका बेनिफिट आपको होता है, उनको नहीं हो रहा। अगर वहाँ पे टीए लिखा हुआ और ट्रैवलिंग अलाउंस का लिखा हुआ कि ऑफिस का काम करने का जो मिल रहा होता है वो टैक्सेबल, वो एग्जाम्प्ट होता है। ये कन्वेंस है, ये हमेशा टैक्सेबल होती है। फ्री पिक एंड ड्रॉप है ये सवाल में, क्या फ्री पिक एंड ड्रॉप है? सवाल में क्या फ्री पिक एंड ड्रॉप है? बताएं ज़रा। 25,000 पर मंथ उसने गिवन किया कि मैं पे कर रहा हूँ, और हमने पढ़ा था ये कि कोई भी बेनिफिट जो सॉलिडली आपके लिए इनकर किया जा रहा है वो आपकी इनकम में ऐड होगा। ये कहाँ लिखा है फ्री है? अच्छा, ऑन 1 नवंबर 2022 RSL provided a company maintained 1300 cc car which was partly used for private purpose. The cost of the car was rupees 2.5 million. तो 25 लाख की गाड़ी है, बोथ पर्पस के लिए दी जा रही है, तो लेंगे 5%। और कब दी है? 1 नवंबर को। तो नवंबर दिसंबर सॉरी सितंबर को दी है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने मंथ्स का बेनिफिट है? 10 मंथ्स का बेनिफिट लेंगे और इसकी सैलरी में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उसके बाद है मंथली सैलरी ऑफ ₹6,000 वॉज पेड टू मतीन हाउसकीपर। उसका हाउसकीपर है, उसको 6,000 पर मंथ कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। हाउएवर मतीन रीइम्बर्स 20% ऑफ द हाउसकीपर सैलरी टू RSL। लेकिन 20% जो है वो कौन वापस कर देता है? मतीन पे वापस कर देता है। तो इसको हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद है अ स्पेशल अलाउंस ऑफ ₹50,000 वॉज पेड टू मीट एक्सपेंसेस नेसेसरी टू बी इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़। कि सिर्फ और सिर्फ उसने एक ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करनी थी, जिसके लिए उसे कितना खर्चा दिया गया है? 50,000 दिया गया है। और एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है? 40,000 हुआ है। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? $10,000 वाले कितने लोग हैं? 10,000 वाले कितने लोग हैं? अब सारे मुकर गए हैं। यूथिए, यू टर्न, एक मुश्तरका आवाज़ आई है 10,000 टैक्स से बोलो, अब सारी शक्लें मुकर गई हैं। जैसे इसने बोला मुकर गया, इसने बोला मुकर गया, वहाँ से आवाज़ें ये मुकर गई हैं। तूने भी बोला था, तू तो बोलता ही नहीं है। बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर अलाउंसेस में से तुम ये लेस करवा रहे होते ना, तो यहाँ पे मैंने गोलियां मारनी थी। हालांकि मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि जब अलाउंस का वर्ड आ जाएगा उसमें से कभी भी किसी किस्म का एक्सपेंस लेस नहीं होता। और यहाँ पे बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि ये अलाउंस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए वन टाइम दिया जा रहा है। तो ये क्या होना था? एग्जाम्प्ट। अलाउंस का वर्ड भी लिखा, फिर कहते 10,000 ऐड करेंगे। फिर है ऑन 1 जनवरी 2023 ही वॉज प्रोवाइडेड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹1.5 मिलियन। इंटरेस्ट फ्री लोन है, बेंचमार्क रेट 10% है। अब हमें पता है कि लोन का ट्रीटमेंट क्या होगा? 1.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% माइनस 0%, और फर्स्ट दिया है जनवरी को 6/12 करेंगे। जो बेनिफिट होगा 75,000 का इंटरेस्ट बेनिफिट, वो इसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। फिर इसे कमीशन मिली है 5 लाख रुपया फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्लाइंट्स टू द कंपनी। नए क्लाइंट्स लेके आओगे, आपको 5 लाख कमीशन पे की गई है, सैलरी का पार्ट बनेगी। और इस कमीशन के ऊपर 12% टैक्स जो है वो कंपनी काट लेती है, जो टाके टैक्स में एडजस्ट कर लेंगे। द टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम हिट सैलरी अमाउंटेड टू ₹5,50,000। कमीशन के अलावा जो उसकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हुआ है वो कितना था? 5,50,000 टैक्स था, वो डिडक्ट किया गया है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। और इस सैलरी का अच्छा सवाल है जो सैलरी की एडजस्टमेंट पूछी है। सॉल्व पूरा करवाऊँ कि कर लेंगे? चलिए मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिख रहा अभी, ये फॉर्मेट जो है लिखा हुआ है, हम इसकी एडजस्टमेंट पे चलते हैं। इसमें दो हैं एम्प्लॉयर, दो बेनिफिट्स हैं। पहले हम ले लेंगे बेनिफिट्स फ्रॉम ये। अगर मैं नहीं लिख रहा तो इसमें क्या तुझे मसला बता? तो आप लिखें बेनिफिट्स फ्रॉम ML।
जो इसका प्रीवियस एम्प्लॉयर है उससे जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो थे, एक है कि आपको कंपनसेशन है 280 की, वो हम ले लेंगे। कितने की है? 2 लाख। फिर आपको मिली है लीव इन कैशमेंट, लेकिन बेनिफिट तो वहाँ से आया ना एमएल की तरफ से, उसको आपकी अमाउंट पे हुई है तो उसका आएगा बेनिफिट। कितनी लीव इन कैशमेंट है? उसके बाद अन अप्रूव्ड ग्रेजुएटी कितनी मिली है? 3.5 लाख की ये आपको अमाउंट मिली है। इसमें से लेस करवा देंगे आप 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव। लोअर 75 ही है, ये लेस हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 2,75,000। और तो कोई नहीं था, इसको जमा कर ले, कितने बनते हैं? 7 लाख। ये बेनिफिट था आपको जो यहाँ से हासिल हुआ था। अब हम चलते हैं बेनिफिट्स फ्रॉम आरएसएल, जो इसका न्यू एम्प्लॉयर है, उसको देखते हैं। उसके जो न्यू एम्प्लॉयर से बेनिफिट्स हैं वो देख रहे हैं। बेसिक सैलरी कितनी है? 2,45,000 पर मंथ है, और यूटिलिटी अलाउंस कितना है? 21,000 पर मंथ। तो बेसिक सैलरी 2,45,000 इंटू 12 कितना बनता है? 2940। कितनी आ रही है? 29। यूटिलिटीज अलाउंस है 21,000 पर मंथ, कितना बनता है? कितना? 252। उसके बाद है मेडिकल फैसिलिटी, ये जो रीइंबर्समेंट है। अब ये रीइंबर्समेंट जो है वो इसके एग्जाम्प्ट है। क्यों? बिकॉज इसको हमने कहा था कि आपको बेसिक सैलरी का 15% तक हम रीइंबर्स कर दिया करेंगे। तो बेसिक सैलरी इसकी है 2,94,000,000। इसका 15% लें, कितना बनता है? 441 तक की रीइंबर्समेंट हमने कहा है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, हम आपको दे देंगे। इसको इस महीने कितने रीइंबर्समेंट की गई है? 2,50,000 की, लिमिट्स के अंदर है। उसने खुद कहा है कि बिल्स अटेस्टेड थे, सब कुछ एंटी नंबर लिखा हुआ था। तो ये जो मेडिकल रीइंबर्समेंट है एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मेडिकल रीइंबर्समेंट जो है ये क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे क्योंकि लिमिट्स में है। दोनों कर सकते हैं। अगर ये उससे अबव होती 441 से, तो 441 से जितनी अबव होती वो सारी क्या होनी थी? हमारी टैक्सेबल होनी थी। उसके बाद पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है 25,000 पर मंथ, 2 महीने की दी गई है, सिर्फ इसको दी गई है। अगर होता ना कंपनी की पॉलिसी है कि हर एम्प्लॉय को पिक एंड ड्रॉप दी जा रही होती तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज आपको दे रही है। लेकिन सिर्फ अगर इसी को दी जा रही है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, इसका मतलब सिर्फ इसके लिए बेनिफिट है, वो 2 महीने की है, तो वो क्या हो जाएगी? इसकी टैक्सेबल हो जाएगी। हम लिख लेंगे पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी 25,000 कितना आ जाएगा? ये ऐड हो जाएगी। उसके बाद इसको कार प्रोवाइड की थी एग्जेम्प्ट है। फिर वो सबके लिए वो एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे सिर्फ इस अकेले को दी जा रही है 2 माह के लिए, टैक्सेबल है। उसके बाद गाड़ी थी 25 लाख की गाड़ी ली है ना, और ये 1 सितंबर को ली है, और बोथ पर्पज़ के लिए है। 5% मल्टीप्लाई बाय क्या बेनिफिट आते हैं? 104 ये बेनिफिट है, ये इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हाउस कीपर सैलरी 6,000 पर मंथ है, वो भी ले लेते हैं। हाउस कीपर सैलरी 6,000 इंटू 12 कितना बनेगा? 72,000।
इसमें से 20% जो है वो पे कर रहा है, लेस कर देंगे 20%, कितना बनता है 72,000 का 20% 14,400। ये एम्प्लॉय ने खुद पे किया, रिमेनिंग कितना बनता है ओवर एंड अबव? 57। ये बेनिफिट है, ये सैलरी में आपके ऐड हो जाएगा। उसके बाद स्पेशल अलाउंस क्या ट्रीटमेंट है? नहीं 10,000 लिखते हैं, क्या हो गया है? उसके बाद इंटरेस्ट बेनिफिट लोन, वो भी ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितने का लिया है? 15 लाख का 10%, और ये हमने लिया है 1 जनवरी को, तो 6/12 करेंगे 75,000 आ जाएगा। ये हम आपकी इनकम में इंटरेस्ट फ्री बेनिफिट ऐड कर देंगे। उसके बाद कमीशन मिली है कितनी? 5 लाख की, वो भी हम क्या कर देंगे आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। तो एक कमीशन जो है ये भी आपकी इनकम में ऐड होगी, और कोई इनकम नहीं है। इन सब को जमा कर लें, बताएं कितनी की बनती है इनकम टोटल? बताएं। टोटल सैलरी बतानी है आपने। और इस टोटल सैलरी में वो 7,05,000 पहले वाले का भी शामिल है। 7,05,000 ऐड किए, कोई और भी करे। 3 शहादतें लेनी है मैंने यहाँ से, इसके अलावा 3 शहादतें लेनी है। तूने किए? हाँ भी कितना आया? 4, 6, 8। ये से क्या बन रही है? टोटल सैलरी बन रही है जो दोनों एम्प्लॉयर से इसको इस साल मिली है। ठीक है, अब हमने करनी है इसकी टैक्सेशन। सैलरी डी बंदा है ये। स्लैब बताएं लगनी है कौन सी? आई गेस 6 स्लैब लगनी है इसकी। फिफ्थ स्लैब शुरू हो रही है 36 लाख से ऊपर वाली। ठीक है, तो वो हम स्लैब लगाएंगे 3.6 मिलियन। 3.6 मिलियन के ऊपर टैक्स इसका आ रहा है 4,05,000। और 3.6 मिलियन से अबव कितनी अमाउंट आ रही है? इसका हम क्या लेंगे, कितना बनेगा? 27। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है इसकी? 6,7। ये इसकी क्या आ गई है? टैक्स लायबिलिटी। इसमें से लेस करना है अब हमने इसका विद होल्डिंग टैक्स, जो इसका ऑलरेडी कट चुका हुआ टैक्स। अब इसके 2 टैक्स हैं जो विद होल्डिंग है। एक है 12% जो 5 लाख के ऊपर है, और दूसरा है 5.5 लाख। तो हम दोनों लेस करवा लेंगे। विद होल्डिंग टैक्स में एक आ जाएगा सैलरी के ऊपर 5.5 लाख, और बाकी जो इसका विद होल्ड हुआ है वो कमीशन के ऊपर है 12% ऑफ, कितनी कमीशन थी? 12% ऑफ 5 लाख, कितना आएगा? ये लेस करवा दें। इसका टैक्स पेएबल आ जाएगा, कितना बनता है? 6। ये टैक्स की अमाउंट है, ये क्या कर रहा होगा, जाके पे कर रहा होगा टूवर्ड्स गवर्नमेंट।
जैसे किए वैसे ही करने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये स्लाइड है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल या रिफंडेबल टू मिस्टर जुल्फ खुर्शीद। देख लेते हैं इसको। अब ये मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं करूंगा, ये सवाल इजी है, इसको प्रॉपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके हम एडजस्टमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे सिर्फ। कहते हैं मिस्टर खुर्शीद अ नेशनल पाकिस्तानी, ठीक है शुक्र है बता दिए, वॉज एम्प्लॉयड एज अ CFO इन जुल्फ़कार गैस कंपनी सिंस 2012। वो जुल्फ़कार गैस कंपनी में 2012 से क्या कर रहा है, एज अ CFO के तौर के ऊपर काम कर रहा है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन टू हिज इनकम, उसने इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या दी है, उसने हमें प्रोवाइड कर दी है फॉर टैक्स ईयर 2023 के लिए। अज्यूम डैट ही हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन दिस डेट, ये हमारे लिए डेट रेलिवेंट नहीं है, हम आगे चलते हैं। इनकम जो उसने हमें बताई है, खुर्शीद वॉज एम्प्लॉयड विद ZGC अप टू 31 दिसंबर 2022। कब तक है, 31 दिसंबर 2022 तक। इसका मतलब ये रिटायरमेंट ले रहा है। बेनिफिट्स कितने मंथ्स के आएंगे, 6 मंथ्स के बेनिफिट आएंगे, जो हमने क्या करने हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही रिसीव द फॉलोइंग इमॉलमेंट्स, ये उसको बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। कौन कौन से, बेसिक सैलरी पर मंथ, हम क्या करेंगे इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। मेडिकल अलाउंस ऑफ 75,000 पर मंथ, आप इसको पढ़ेंगे और देखें क्या उसको मेडिकल फैसिलिटी गिवन है या नहीं है। अगर मेडिकल फैसिलिटी गिवन हुई और वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट गिवन हुई तो ये टैक्सेबल टोटली, फैसिलिटी एग्जाम्प्ट, अदरवाइज हम इसको नॉर्मल लेके चलेंगे। यूटिलिटी अलाउंस जो है वो इक्वलेंट टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो जो भी हमारे पास बेसिक सैलरी आएगी उसका हम 10% लेंगे और वो इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद है अ कंपनी मेंटेन कार फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज़, बोथ पर्पज़ के लिए गाड़ी हमने उसको प्रोवाइड की, तो क्या लेंगे 5% लेंगे। द कार वॉज परचेज 2 years अगो एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 million, तो 5 million का क्या लेंगे 5% ले रहे होंगे। अब यहाँ पे गलती आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने करना है 5 million मल्टीप्लाई में करेंगे आप 5%, लेकिन आप भूल रहे हैं कि इसके मंथ 6 मंथ्स की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इसको 6/12 करेंगे, फिर बेनिफिट आप ऐड कर रहे हैं बिकॉज ये बंदा 31 दिसंबर को रिटायरमेंट ले रहा है अपनी यहाँ पे। फिर कहता है जी खुर्शीद हैड अंडरगोन अ मेजर सर्जरी ड्यूरिंग द ईयर, उसकी सर्जरी हुई है एंड इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 15 लाख। ZGC ने वो सारा का सारा अमाउंट उसको रीएम्बर्स कर दी एज अ स्पेशल केस एंड इट वाज नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है बट ये अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो ये 15 लाख क्या हो जाएगा टैक्सेबल, उसकी सैलरी में ऐड, और ये मेडिकल अलाउंस जो है फिर नॉर्मल रूल के मुताबिक ट्रीट हो रहा होगा। तो ये उसने फर्स्ट टाइम फैसिलिटी गिवन की है जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, तो ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। वो रेलेवेंट ही नहीं है। क्या हमने कहीं भी रूल में पढ़ा है कि व्हीकल के रूल में एक्सपेंसेस लेस हो सकते हैं? ये रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट है, इग्नोर करना है। फिर कहता है जी ड्यू टू पुअर हेल्थ खुर्शीद ऑप्टेड फॉर अर्ली रिटायरमेंट, उसने रिटायरमेंट ले ली है ऑन 31 दिसंबर। ही रिसीव द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑन हिज रिटायरमेंट, उसको मिला है गोल्डन हैंड शेक 7.5 मिलियन का। और हमने पढ़ा था जब हम बात कर रहे हैं गोल्डन हैंड शेक की, अगर पूरे सवाल में एवरेज रेट गिवन हुआ
या लास्ट 3 ईयर की टैक्सेबल इनकम या टैक्स लाइबिलिटी गिवन हुई तो इसको हम पार्ट बनाएंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का। अगर वो ना गिवन हुआ ना, फिर ये कहाँ जाएगा, एनटीआर में जा रहा होगा। देखते हैं। तो गोल्डन हैंडशेक मिला इसको 7.5 मिलियन का, 9.5 मिलियन मिला है अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी का। रूल क्या है अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी का, 75,000 या 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव, लोअर लेस करवा देंगे, बाकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ कंपनी कार फॉर रुपीज़ 2.6 मिलियन। कंपनी ने 26 लाख की गाड़ी उसको दे दी है, अमाउंट उससे काट ली थी। हालांकि जिस दिन गाड़ी ट्रांसफ़र की गई है उस दिन गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 28 लाख थी। तो 28 लाख की गाड़ी 26 लाख की दे दी है, 2 लाख का बेनिफिट हुआ, तो वो 2 लाख का बेनिफिट क्या हो जाएगा, उसकी इनकम में हम ऐड कर देंगे। अब इस सवाल में हमें एवरेज रेट नहीं गिवन, इसका मतलब ये गोल्डन हैंडशेक एनटीआर का पार्ट बनेगा, सेपरेट ब्लॉक का पार्ट नहीं बन रहा होगा। जो इसकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 25 लाख रुपया है। तो ये इजी सवाल है, ये कर लेंगे। अब फॉर्मेट्स में लिख लेंगे ना, एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर ली है। तो रूल याद नहीं अब तक हुए, रूल याद नहीं अब तक हुए। रूल क्या है, जा जा जा, रूल क्या है। क्वेश्चन 5 पढ़े जल्दी से, आप क्वेश्चन 5 पढ़े में हम इसका रूल पढ़ाते हैं। हाँ भाई रूल क्या है, और तो क्या लेस होगा उसमें से, बाकी रिमेनिंग सैलरी में ऐड। क्वेश्चन नंबर 5 रिक्वायरमेंट है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, जो उसने हमें गिवन किया है। कहते हैं मिस्टर क्रिएटिव इज वर्किंग एज अ डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एज आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम रिसीट्स ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर। क्या है, मंथली कैश रेम्यूनरेशन है उसकी 3 लाख पर मंथ, तो उसका 15% क्या मिलेगा यूटिलिटीज अलाउंस और 12% क्या मिलेगा मेडिकल अलाउंस। तो 3 लाख पर मंथ है, 3 लाख इंटू 12 करें क्या आता है 3.6 मिलियन। इस 3.6 मिलियन का अगर आप 15% लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यूटिलिटी अलाउंस आ जाएगा, और 12% लेंगे तो क्या आएगा मेडिकल अलाउंस आ रहा होगा। लेकिन मेडिकल अलाउंस पढ़ेंगे तो हम उसको हाईलाइट करेंगे बिकॉज हमने क्या तलाश करनी है मेडिकल फैसिलिटी। In addition to the above, he was also provided the following benefits in accordance with his terms of employment। जैसे कुछ benefits दिए गए हैं, rent free accommodation in a bungalow situated on a 500 square yard of a land, rent for comparable accommodation facility in the vicinity is 1.5 लाख per month। जो उसने क्या है, जो उसके साथ वाला घर है ना उसका रेंट कितना है 1.5 लाख पर मंथ है। क्या करेंगे, किसको इग्नोर करेंगे। हमने रूल पढ़ा था कि जो घर दिया जाएगा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो हमने काउंट करनी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, साथ वाले के नहीं। अगर 2-5 मरले घर साथ साथ है, दोनों का रेंट सेम नहीं होता, कभी भी ज़्यादा होता है कोई कम होता है। तो हमने किसे कंपेयर करना है, हमने कंपेयर करना है सिर्फ और सिर्फ उस घर को जो हम काउंट कर रहे हैं, तो वो तो हमारे पास है नहीं उसकी फेयर वैल्यू। तो हम सिंपल क्या ले लेंगे इस रूल में 45% ऑफ बेसिक सैलरी लेंगे और वही हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये 1.5 लाख पर मंथ नहीं आएगा कंपैरिजन में। रीज़न क्या है कंपैरिजन में ना आने की, रीज़न क्या है, बिकॉज वो उसकी फेयर वैल्यू नहीं है, वो उसके साथ वाले घर की है। और भाई हमें रूल क्या है,
और किसकी फेयर मार्केट वैल्यू? उसकी गिवन है, और भाई उसकी गिवन है, उस जैसे और उसमें कितना फ़र्क होता है बताओ ज़रा। ये एक घर एक कनाल का है, साथ वाला भी घर एक कनाल का है, इसका रेंट जो है ना पूछो आतिफ आप से कितना है उसका रेंट कितना के पता कर लो। अब कंपेरेबल है, साथ साथ है, दोनों कनाल की हैं कि रेंट सेम है। अगर ये रेंट पे है तो इसका काउंट होगा ना फेयर मार्केट वैल्यू, उससे काउंट करेंगे साथ वाले की, बताओ। ओ भाई साथ वाली क्यों काउंट करनी है बताओ मुझे, तो फिर बताओ। जब जिसका घर दिया है उसकी लेनी है फेयर मार्केट वैल्यू, साथ वाले को नहीं लेनी है हमने। 40 लाख। पॉइंट नंबर 2, एक 18 सीसी कंपनी गाड़ी दी गई है। द कार वॉज परचेज 2 years ago एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1.6 million, और बोथ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। 1.6 million मल्टीप्लाई बाय 5%, बाकी जो है आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल कर लेंगे, ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, सब्र करो, रुको ज़रा। क्वेश्चन नंबर 18 रीड करें, इसको डिस्कस करते हैं। ये है इस अटेम्प्ट का जिसमें से काफ़ी बच्चे फेल होके यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि मैं ज़रा आपका ज़ख्म ताज़ा करूँ। हाँ भाईजान, फील करना है सवाल को, बोर्ड पे करूँगा, रीड करो ज़रा। काफ़ी लोग जो हैं फ्रेश ज़ख्मी होके बैठे हुए हैं। हाँ भाई क्या देने हैं तू, क्यों बिला रहे? करो करो, तुम्हारे ज़ख्म ताज़ा करता हूँ। सवाल को ध्यान से रीड करें। कितने स्टूडेंट्स हैं? हाँ, तो क्या करना है, बिरयानी मंगवानी? हाँ, तो डी वॉटसन के साथ कहाँ से मिलते हैं, पता कहाँ से मिलती है बिरयानी? मार्केट मिल जाएगी, बरकत मार्केट में डी वॉटसन है ना। मैं दिखाता हूँ, एक तो वो कराची वाले हो गए, वो बहुत महंगी पड़नी है, पागल है। तो हम किसी लाइक वो, ये देखो, ये एंटर है बरकत मार्केट, ठीक है। ये है डी वॉटसन वाला प्लॉट, डी वॉटसन क्रॉस किया, साथ ही आ